आज की क्लास में हम इतिहास एनसीईआरटी की पाठ्यपुस्तक के अंतर्गत इसके चौथे अध्याय औद्योगिकरण का युग का अध्ययन करेंगे। औद्योगिकरण का युग, डॉन ऑफ द सेंचुरी, मार्च एंड टू स्टेप्स। डॉन ऑफ द सेंचुरी, ईटी पॉल म्यूजिक कंपनी, न्यूयॉर्क, अमेरिका एवं इंग्लैंड, 1900। ईटी पॉल म्यूजिक कंपनी ने सन 1900 में संगीत की एक किताब प्रकाशित की थी, जिसकी जिल्द पर दी गई तस्वीर में नई सदी के उदय, डॉन ऑफ द सेंचुरी चित्र 1 का ऐलान किया था। जैसा कि आप इस चित्र में देख सकते हैं, तस्वीर के मध्य में एक देवी जैसी तस्वीर है। यह देवी हाथ में नई शताब्दी की ध्वजा लिए प्रगति का फरिश्ता दिखाई देती है। उसका एक पाँव पंखों वाले पहिए पर टिका हुआ है। यह पहिया समय का प्रतीक है। उसकी उड़ान भविष्य की ओर है। उसके पीछे उन्नति के चिन्ह तैर रहे हैं। रेलवे, कैमरा, मशीनें, प्रिंटिंग प्रेस और कारखाना। मशीन और तकनीक का यह महिमा मंडन एक अन्य तस्वीर में और भी ज़्यादा साफ दिखाई देता है। यह तस्वीर एक व्यापारिक पत्रिका के पन्नों पर 100 साल से भी पहले छपी थी। चित्र 2, इस तस्वीर में 2 जादूगर दिखाए गए हैं। ऊपर वाले हिस्से में प्राच्य इलाके का अलादीन है, जिसने अपने जादुई चिराग को रगड़कर एक भव्य महल का निर्माण कर दिया। नीचे एक आधुनिक मैकेनिक है, जो अपने आधुनिक औजारों से एक नया जादू रच रहा है। वह पुल, पानी के जहाज, मीनार और गगनचुंबी इमारतें बनाता है। अलादीन पूरब और अतीत का प्रतीक है, मैकेनिक पश्चिम और आधुनिकता का। यह तस्वीर आधुनिक विश्व की विजय गाथा कहती है। इस गाथा में आधुनिक विश्व द्रुत तकनीकी बदलाव व आविष्कारों, मशीनों व कारखानों, रेलवे और वाष्पों की दुनिया के रूप में दर्शाया गया है। इसमें औद्योगिकरण का इतिहास विकास की कहानी के रूप में सामने आता है और आधुनिक युग तकनीकी प्रगति के भव्य युग के रूप में उभरता है। अब ये छवियां और ये संबंध लोक मानस का हिस्सा बन चुके हैं। क्या आप भी तेज औद्योगिकरण को प्रगति व आधुनिकता के काल के रूप में नहीं देखते? क्या आपको नहीं लगता कि रेलवे और फैक्ट्रियों का निर्माण, गगनचुंबी इमारतों व पुलों का विस्तार समाज के विकास का द्योतक होता है? ये छवियां किस प्रकार विकसित हुई हैं? इन विचारों से हमारा क्या संबंध है? क्या औद्योगिकरण के लिए तीव्र तकनीकी विकास हमेशा जरूरी होता है? क्या आज भी हम तमाम तरह के कामों के दिनों दिन बढ़ते मशीनीकरण का गुणगान कर सकते हैं? औद्योगिकरण से लोगों की ज़िंदगी पर क्या असर पड़ा है? ऐसे सवालों का जवाब देने के लिए हमें औद्योगिकरण के इतिहास को समझना पड़ेगा। इस अध्याय में हम यही इतिहास पढ़ेंगे। यहाँ हम दुनिया के पहले औद्योगिक राष्ट्र ब्रिटेन और उसके बाद भारत में औद्योगिकरण का अध्ययन करेंगे, जहां औद्योगिक बदलाव का पैटर्न औपनिवेशिक शासन से तय हो रहा था। तय हो रहा था। नए शब्द। प्राच्य, भूमध्य सागर के पूर्व में स्थित देश। आमतौर पर यह शब्द एशिया के लिए इस्तेमाल किया जाता है। पश्चिमी नजरिए में प्राच्य इलाके पूर्व आधुनिक, पारंपरिक और रहस्यमय थे। 2 जादूगर, इंग्लैंड, प्रिंटर्स में प्रकाशित 26 जनवरी 1901। 2 मैजिशियंस। गतिविधि।
तो ऐसे उदाहरण दीजिए जहां आधुनिक विकास से प्रगति की बजाय समस्याएं पैदा हुई हैं। आप चाहे तो पर्यावरण, आणविक हथियारों व बीमारियों से संबंधित क्षेत्रों पर विचार कर सकते हैं। नए शब्द आदि किसी चीज की पहली या प्रारंभिक अवस्था का संकेत। औद्योगिक क्रांति से पहले। औद्योगिकरण को अक्सर हम कारखानों के विकास के साथ ही जोड़कर देखते हैं। जब हम औद्योगिक उत्पादन की बात करते हैं तो हमारा आशय फैक्ट्रियों में होने वाले उत्पादन से होता है, और जब हम औद्योगिक मजदूरों की बात करते हैं तो भी हमारा आशय कारखानों में काम करने वाले मजदूरों से ही होता है। औद्योगिकरण के इस इतिहास का अक्सर प्रारंभिक फैक्ट्रियों की स्थापना से शुरू है होते हैं, पर इस सोच में एक समस्या है। दरअसल इंग्लैंड और यूरोप में फैक्ट्रियों की स्थापना से भी पहले ही अंतर्राष्ट्रीय बाजार के लिए बड़े पैमाने पर औद्योगिक उत्पादन होने लगा था। यह उत्पादन फैक्ट्रियों में नहीं होता था। बहुत सारे इतिहासकार औद्योगिकरण के इस चरण को आदि औद्योगिकरण, प्रोटो इंडस्ट्रियलाइजेशन का नाम देते हैं। 17वीं और 18वीं शताब्दी में यूरोपीय शहरों के सौदागर गांवों की तरफ रुख करने लगे थे। वे किसानों और कारीगरों को पैसा देते थे और उनसे अंतर्राष्ट्रीय बाजार के लिए उत्पादन करवाते थे। उस समय विश्व व्यापार के विस्तार और दुनिया के विभिन्न भागों में उपनिवेशों की स्थापना के कारण चीज़ों की मांग बढ़ने लगी थी। इस मांग को पूरा करने के लिए केवल शहरों में रहते हुए उत्पादन नहीं बढ़ाया जा सकता था। वजह यह थी कि शहरों में शहरी दस्तकारी और व्यापारिक गिल्ड्स काफ़ी ताकतवर थे। ये गिल्ड्स उत्पादकों के संगठन होते थे। गिल्ड से जुड़े उत्पादक कारीगरों को प्रशिक्षण देते थे, उत्पादकों पर नियंत्रण रखते थे, प्रतिस्पर्धा और मूल्य तय करते थे तथा व्यवसाय में नए लोगों को आने से रोकते थे। शासकों ने भी विभिन्न गिल्ड्स के खास उत्पादों के उत्पादन और व्यापार का एक अधिकार दिया हुआ था। फलस्वरूप नए व्यापारी शहरों में कारोबार नहीं कर सकते थे, इसलिए वे गांवों की तरफ जाने लगे। गांवों में गरीब काश्तकार और दस्तकार सौदागरों के लिए काम करने लगे। जैसा कि आपने पिछले साल का पाठ्य पुस्तक में देखा है, पिछले साल की पाठ्यपुस्तक में देखा है, यह एक ऐसा समय था जब खुले खेत खत्म होते जा रहे थे और कॉमन्स की बाड़ाबंदी की जा रही थी। अब तक अपनी रोजी रोटी के लिए साझा जमीनों से जलावन की लकड़ी, बेरियां, सब्जियां, भूसा और चारा आदि बीन कर काम चलाने वाले छोटे किसान, कॉन्टेजर और गरीब किसान आमदनी के नए स्रोत ढूंढ रहे थे। बहुतों के पास छोटे मोटे खेत तो थे, लेकिन उनसे घर के सारे लोगों का पेट नहीं भर सकता था। इसीलिए जब सौदागर वहां आए और उन्होंने माल पैदा करने के लिए पेशगी रकम दी तो किसान फौरन तैयार हो गए। सौदागरों के लिए काम करते हुए वे गांव में ही रहते हुए अपने छोटे छोटे खेतों को भी संभाल सकते थे। इस आदि औद्योगिक उत्पादन से होने वाली आमदनी ने खेती के कारण सिमटती आय में बड़ा सहारा दिया। अब उन्हें पूरे परिवार के श्रम संसाधनों के इस्तेमाल का मौका भी मिल गया। इस व्यवस्था से शहरों और गांवों के बीच एक घनिष्ठ संबंध विकसित हुआ। सौदागर रहते तो शहरों में थे, लेकिन उनके लिए काम ज़्यादातर देहात में चलता था। इंग्लैंड के कपड़ा व्यवसायी स्टेपलर्स से ऊन खरीदते थे और उसे सूत कातने वालों के पास पहुंचा देते थे। इससे जो धागा मिलता था उसे बुनकरों, फूलर्ज और रंग साजों के पास ले जाया जाता था। लंदन में कपड़ों की फिनिशिंग होती थी। इसके बाद निर्यातक व्यापारी कपड़े को अंतर्राष्ट्रीय बाजार में बेच देते थे। इसीलिए लंदन को तो फिनिशिंग सेंटर के रूप में भी जाना जाने लगा था। यह आदि औद्योगिक व्यवस्था व्यावसायिक आदान प्रदान के नेटवर्क का हिस्सा थी। इस पर सौदागरों का नियंत्रण था और चीज़ों का उत्पादन कारखानों की बजाय घरों में होता था। उत्पादन के प्रत्येक चरण में प्रत्येक सौदागर 20 से 25 मजदूरों से काम करवाता था। इसका मतलब यह था कि कपड़ों के हर सौदागर के पास सैकड़ों मजदूर काम करते थे।
18वीं सदी में कताई। आप देख सकते हैं कि परिवार के सभी सदस्य धागा बनाने के काम में लगे हैं। ध्यान से देखिए कि एक चरखे पर केवल एक ही तख्ती बन रही है। नए शब्द स्टेपलर, ऐसा व्यक्ति जो रेशों के हिसाब से ऊन को स्टेपल करता है या छांटता है। फूलर, ऐसा व्यक्ति जो फुल करता है यानी चुन्नटों के सहारे कपड़े को समेटता है। कार्डिंग, वह प्रक्रिया जिसमें कपास या ऊन आदि रेशों को कताई के लिए तैयार किया जाता है। कारखानों का उदय। इंग्लैंड में सबसे पहले 1730 के दशक में कारखाने खुले, लेकिन उनकी संख्या में तेजी से इजाफा 18वीं सदी के आखिर में ही हुआ। कपास, कॉटन, नए युग का पहला प्रतीक थी। 19वीं सदी के आखिर में कपास के उत्पादन में भारी बढ़ोतरी हुई। 1760 में ब्रिटेन अपने कपास उद्योग की ज़रूरतों को पूरा करने के लिए 25 लाख पाउंड कच्चे कपास का आयात करता था। 1787 में यह आयात बढ़कर 220 लाख पाउंड तक पहुंच गया। यह इजाफा उत्पादन की प्रक्रिया में बहुत सारे बदलाव का परिणाम था। आइए देखें कि ये बदलाव कौन से थे। 18वीं सदी में कई ऐसे आविष्कार हुए जिन्होंने उत्पादन प्रक्रिया, कार्डिंग, ऐंठना व कताई और लपेटने के हर चरण की कुशलता बढ़ा दी। प्रति मजदूर उत्पादन बढ़ गया और पहले से ज़्यादा मजबूत धागों व रेशों का उत्पादन होने लगा। इसके बाद रिचर्ड आर्कराइट ने सूती कपड़ा मिल की रूपरेखा सामने रखी। अभी तक कपड़ा उत्पादन पूरे देहात में फैला हुआ था। यह काम लोग अपने अपने घर पर ही करते थे, लेकिन अब महंगी नई मशीनें खरीदकर उन्हें कारखानों में लगाया जा सकता था। कारखाने में सारी प्रक्रियाएं एक छत के नीचे और एक मालिक के हाथों में आ गई थी। इसके चलते उत्पादन प्रक्रिया पर निगरानी, गुणवत्ता का ध्यान रखना और मजदूरों पर नज़र रखना संभव हो गया था। जब तक उत्पादन गाँव में हो रहा था तब तक ये सारे काम संभव नहीं थे। 19वीं सदी की शुरुआत में कारखाने इंग्लैंड के भूदृश्य का अभिन्न अंग बन गए थे। ये नए कारखाने इतने विशाल और नई प्रौद्योगिकी की ताकत इतनी जादुई दिखाई देती थी कि उस समय के लोगों की आंखें चौंधिया जाती थी। लोगों का ध्यान कारखानों पर टिका रह जाता था। वे इस बात को मानो भूल ही जाते थे कि उनकी आंखों से ओझल गलियों और वर्कशॉप्स में अभी भी उत्पादन चालू है। लंकाशायर की एक कॉटन मिल। C.E. टर्नर द्वारा बनाया चित्र, द इलस्ट्रेटेड, लंदन, 1925। कलाकार ने कहा, अगर उस नम मौसम की नज़र से देखें जिसके कारण लंकाशायर दुनिया में सूत कताई के लिए सबसे आदर्श स्थान बनता है, तो शाम के धुंधलके में दमकता कॉटन मिल सबसे शानदार नज़ारा दिखाई देता है। गतिविधि। जिस तरह इतिहासकार छोटी वर्कशॉप की बजाय औद्योगिकरण पर ध्यान केंद्रित करते हैं, यह इस बात का एक बढ़िया उदाहरण है कि आज हम अतीत के बारे में जो विश्वास लिए हुए हैं वे इस बात से तय होते हैं कि इतिहासकार भी सिर्फ कुछ चीज़ों पर ध्यान देते हैं और कुछ को नज़रअंदाज कर देते हैं। अपने जीवन की किसी एक ऐसी घटना या पहलू को लिखें जिसे आपके माता पिता या शिक्षक आदि वयस्क लोग महत्वपूर्ण नहीं मानते, लेकिन आपको वह महत्वपूर्ण लगती है। औद्योगिक परिवर्तन की रफ्तार। औद्योगिकरण की प्रक्रिया कितनी तेज थी। क्या औद्योगिकरण का मतलब केवल फैक्ट्री उद्योगों के विकास तक ही सीमित होता है?
औद्योगिक मैनचेस्टर, एम जैक्सन का चित्र, द इलस्ट्रेटेड लंदन न्यूज 1857। धुआं छोड़ती चिमनियां औद्योगिक इलाकों की पहचान बन गई थी। चित्र 4 और 5 को देखें। क्या आपको दोनों तस्वीरों में औद्योगिकरण को दर्शाने के ढंग में कोई फर्क दिखाई देता है? अपना दृष्टिकोण संक्षेप में व्यक्त करें। पहला, सूती उद्योग और कपास उद्योग ब्रिटेन के सबसे फलते फूलते उद्योग थे। तेजी से बढ़ता हुआ कपास उद्योग 1840 के दशक तक औद्योगिकरण के पहले चरण में सबसे बड़ा उद्योग बन चुका था। इसके बाद लोहा और स्टील उद्योग आगे निकल गए। 1840 के दशक से इंग्लैंड में और 1860 के दशक से उसके उपनिवेशों में रेलवे का विस्तार होने लगा था। फलस्वरूप लोहे और स्टील की ज़रूरत तेज़ी से बढ़ी। 1873 तक ब्रिटेन के लोहा और स्टील निर्यात का मूल्य लगभग 7.7 करोड़ पाउंड हो गया था। यह राशि इंग्लैंड के कपास निर्यात के मूल्य से 2 गुनी थी। दूसरा, नए उद्योग परंपरागत उद्योगों को इतनी आसानी से हाशिए पर नहीं ढकेल सकते थे। 19वीं सदी के आखिर में भी तकनीकी रूप से विकसित औद्योगिक क्षेत्र में काम करने वाले मजदूरों की संख्या कुल मजदूरों में 20% से ज़्यादा नहीं थी। लेकिन उसके उत्पादन का बड़ा हिस्सा कारखानों में नहीं बल्कि घरेलू इकाइयों में होता था। तीसरा, यद्यपि परंपरागत उद्योगों में परिवर्तन की गति भाप से चलने वाले सूती और धातु उद्योगों से तय नहीं हो रही थी, लेकिन ये परंपरागत उद्योग पूरी तरह ठहराव की अवस्था में भी नहीं थे। खाद्य प्रसंस्करण, निर्माण, पाटरी, कांच के काम, चर्म शोधन, फर्नीचर और औजारों के उत्पादन जैसे बहुत सारे गैर मशीनी क्षेत्रों में जो तरक्की हो रही थी वह मुख्य रूप से साधारण और छोटे छोटे आविष्कारों का ही परिणाम थी। चौथा, प्रौद्योगिकी बदलावों की गति धीमी थी। औद्योगिक भूदृश्य पर ये बदलाव नाटकीय तेजी से नहीं फैले। नई तकनीक महंगी थी। सौदागर व व्यापारी उनके इस्तेमाल के सवाल पर फूंक फूंक कर कदम बढ़ाते थे। मशीनें अक्सर खराब हो जाती थी और उनकी मरम्मत पर काफ़ी खर्चा आता था। वे उतनी अच्छी भी नहीं थी जितना उनके आविष्कारकों और निर्माताओं का दावा था। इस बात को समझने के लिए आइए भाप के इंजन का उदाहरण लें। जेम्स वाट ने न्यूकामेन द्वारा बनाए गए भाप के इंजन में सुधार किए और 1871 में नए इंजन को पेटेंट करा लिए। इस मॉडल का उत्पादन उनके दोस्त उद्योगपति मैथ्यू बुल्टन ने किया, पर सालों तक उन्हें कोई खरीदार नहीं मिला। 19वीं सदी की शुरुआत तक पूरे इंग्लैंड में भाप के सिर्फ 321 इंजन थे। इनमें से 80 इंजन सूती उद्योगों में, 9 ऊन उद्योगों में और बाकी खनन, नहर निर्माण और लौह कार्यों में इस्तेमाल हो रहे थे। और किसी उद्योग में भाप के इंजनों का इस्तेमाल काफ़ी समय बाद तक भी नहीं हुआ। यानी मजदूरों की उत्पादन क्षमता को कई गुना बढ़ाने की संभावना वाली सबसे शक्तिशाली प्रौद्योगिकी को अपनाने में भी उद्योगपति बहुत हिचकिचा रहे थे। अब इतिहासकार इस बात को मानने लगे हैं कि 19वीं सदी के मध्य का औसत मजदूर मशीनों पर काम करने वाला नहीं बल्कि परंपरागत कारीगर और मजदूर ही होता था। चित्र 6, इंग्लैंड में एक रेलवे कारखाने में फिटिंग शॉप, द इलस्ट्रेटेड लंदन न्यूज 1849। इस फिटिंग शॉप में नए लोकोमोटिव इंजन बनाए जाते थे और पुरानों की मरम्मत की जाती थी। चित्र 7, 1830 की एक कताई फैक्ट्री। आप देख सकते हैं कि किस तरह भाप की ताकत से चलने वाले विशालकाय पहिए एक साथ सैकड़ों तकलियों को घुमाने लगते थे। हाथ का श्रम और वाष्प शक्ति।
विक्टोरिया कालीन ब्रिटेन में मानव श्रम की कोई कमी नहीं थी। गरीब किसान और बेकार लोग कामकाज की तलाश में बड़ी संख्या में शहरों को जाते थे। जैसा कि आप आगे जानेंगे, जब श्रमिकों की बहुतायत होती है तो वेतन गिर जाते हैं। इसीलिए उद्योगपतियों को श्रमिकों की कमी या वेतन के मद में भारी लागत जैसी कोई परेशानी नहीं थी। उन्हें ऐसी मशीनों में कोई दिलचस्पी नहीं थी जिनके कारण मजदूरों से छुटकारा मिल जाए और जिन पर बहुत ज़्यादा खर्चा आने वाला हो। बहुत सारे उद्योगों में श्रमिकों की मांग मौसमी आधार पर घटती बढ़ती रहती थी। गैस घरों और शराब खानों में जाड़ों के दौरान खासा काम रहता था। इस दौरान उन्हें ज़्यादा मजदूरों की ज़रूरत होती थी। क्रिसमस के समय बुक बाइंडरों और प्रिंटरों को भी दिसंबर से पहले अतिरिक्त मजदूरों की दरकार रहती थी। बंदरगाहों पर जहाज़ों की मरम्मत और साफ सफाई व सजावट का काम भी जाड़ों में ही किया जाता था। जिन उद्योगों में मौसम के साथ उत्पादन घटता बढ़ता रहता था, वहाँ उद्योगपति मशीनों की बजाय मजदूरों को ही काम पर रखना पसंद करते थे। बहुत सारे उत्पाद केवल हाथ से ही तैयार किए जा सकते थे। मशीनों से एक जैसे तय किस्म के उत्पाद ही बड़ी संख्या में बनाए जा सकते थे। लेकिन बाजार में अक्सर बारीक डिजाइन और ख़ास आकारों वाली चीज़ों की काफ़ी मांग रहती थी। उदाहरण के लिए ब्रिटेन में 19वीं सदी के मध्य में 500 तरह के हथौड़े और 45 तरह की कुल्हाड़ियाँ बनाई जा रही थीं। इन्हें बनाने के लिए यांत्रिक प्रौद्योगिकी की नहीं बल्कि इंसानी निपुणता की ज़रूरत थी। विक्टोरिया कालीन ब्रिटेन में उच्च वर्ग के लोग कुलीन और पूंजीपति वर्ग हाथों से बनी चीज़ों को तरजीह देते थे। हाथ से बनी चीज़ों को परिष्कार और सुरुचि का प्रतीक माना जाता था। उनकी फिनिश अच्छी होती थी, उनको एक एक करके बनाया जाता था और उनका डिज़ाइन अच्छा होता था। मशीनों से बनने वाले उत्पादों को उपनिवेशों में निर्यात कर दिया जाता था। जिन देशों में मजदूरों की कमी होती है, वहाँ उद्योगपति मशीनों का इस्तेमाल करना ज़्यादा पसंद करते हैं, ताकि कम से कम मजदूरों का इस्तेमाल करके वे अपना काम चला सके। 19वीं सदी के अमेरिका में यही स्थिति थी, लेकिन ब्रिटेन में कामगारों की कोई कमी नहीं थी। स्रोत का विलथोर्न मौसमी काम की तलाश में निकलने वाले मजदूरों में से एक थे। उन्होंने ईंटें ढोई और अन्य छोटे मोटे काम किए। वह बताते हैं कि नौकरी के इच्छुक किस तरह पैदल लंदन जाते थे। मैं हमेशा लंदन जाना चाहता था। मेरी इच्छा हमेशा एक पुराने दोस्त के खतों को पढ़कर और मजबूत हो जाती थी। वह ओल्ड कैंट रोड गैस वर्क्स में काम करता है। आखिरकार मैंने जाने का मन बना लिया। नवंबर 1881 में दो दोस्तों के साथ मैं सफ़र पर निकल पड़ा। हम इस आशा से भरे हुए थे कि वहाँ पहुँचते ही अपने दोस्त की मदद से हमें रोज़गार मिल जाएगा। जब हम निकले तो हमारे पास खास कोई पैसा नहीं था। लंदन तक के रास्ते के लिए खाने और रात को ठहरने का पैसा भी नहीं था। कई दिन हम 20 मील और कई बार उससे कम पैदल चलते थे। तीसरे दिन हमारे पैसे खत्म हो गए। 2 रातें हमने बाहर ही सोते हुए गुजारी। एक बार भूसे के ढेर तले और एक बार खेत में बने एक शेड में। लंदन पहुंचने पर मैंने अपने दोस्त को ढूंढने का प्रयास किया, लेकिन नाकामयाब रहे। पैसा तो जा ही चुका था, इसलिए अब हमारे पास देर रात तक यहाँ वहाँ भटकते रहने के अलावा और कोई चारा नहीं था। शाम को हम सोने का कोई ठिकाना ढूंढते थे। हमने एक पुरानी इमारत ढूंढी और एक रात उसी में बिताई। अगले दिन इतवार था। दोपहर बाद हम ओल्ड कैंट गैस वर्क्स पहुँचे। वहाँ हमने काम के लिए अर्जी दे दी। यह देखकर मेरे अचरज की सीमा न रही कि हम जिसे ढूंढ रहे थे वह वहीं काम कर रहा था। उसने फोरमैन से बात की और मुझे नौकरी पर रख लिया गया।
H.J. ड्योस एवं माइकल वुल्फ द विक्टोरियल सिटी इमेजेज एंड रियलिटीज 1973 में रैफेल सैमुअल के लेख कॉमर्स एंड गोअर्स में उद्धृत गतिविधि। कल्पना कीजिए कि आप सौदागर हैं और एक ऐसे सेल्समैन को चिट्ठी लिख रहे हैं जो आपको नई मशीन खरीदने के लिए राजी करने की कोशिश कर रहा है। अपने पत्र में बताइए कि मशीन के बारे में आपने क्या सुना है और आप नई प्रौद्योगिकी में पैसा क्यों नहीं लगाना चाहते। लोहे की फैक्ट्री में मजदूर। उत्तर पूर्व इंग्लैंड, विलियम बेल स्कॉट की पेंटिंग 1861। 19वीं सदी के आखिर में बहुत सारे कलाकार मजदूरों को आदर्श के रूप में प्रस्तुत करने लगे थे। उन्हें राष्ट्र के लिए कठिनाइयाँ और पीड़ा झेलते हुए दिखाया जाता था। मजदूरों की जिंदगी। बाजार में श्रम की बहुतायत से मजदूरों की जिंदगी भी प्रभावित हुई। जैसे ही नौकरियों की खबर गांवों में पहुंची, सैकड़ों की तादाद में लोगों के हुजूम शहरों की तरफ चल पड़े। नौकरी मिलने की संभावना यारी दोस्ती, कुटुंब के जरिए जान पहचान पर निर्भर करती थी। अगर किसी कारखाने में आपका रिश्तेदार या दोस्त लगा हुआ है तो नौकरी मिलने की संभावना ज़्यादा रहती थी। सबके पास ऐसे सामाजिक संपर्क नहीं होते थे। रोजगार चाहने वाले बहुत सारे लोगों को हफ्तों इंतजार करना पड़ता था। वे पुलों के नीचे या रैन बसेरों में रोते काटते थे। कुछ बेरोजगार शहर में बने निजी रैन बसेरों में रहते थे। बहुत सारे निर्धन कानून विभाग द्वारा चलाए जाने वाले अस्थायी बसेरों में रुकते थे। बहुत सारे उद्योगों में मौसमी काम की वजह से कामगारों को बीच बीच में बहुत समय तक खाली बैठना पड़ता था। काम का सीजन गुजर जाने के बाद गरीब दोबारा सड़क पर आ जाते थे। कुछ लोग जाड़ों के बाद गांवों में चले जाते थे जहां इस समय काम निकलने लगता था, लेकिन ज़्यादातर शहर में ही छोटा मोटा काम ढूंढने की कोशिश करते थे, जो 19वीं सदी के मध्य तक भी आसान काम नहीं था। 19वीं सदी की शुरुआत में वेतन में कुछ सुधार आया, लेकिन इससे मजदूरों की हालत में बेहतरी का पता नहीं चलता। औसत आंकड़ों से अलग अलग व्यवसायों के बीच आने वाले फर्क और साल दर साल होने वाले उतार चढ़ाव छिपे रह जाते थे। मिसाल के तौर पर जब लंबे नेपोलियनी युद्ध के दौरान कीमतें तेजी से बढ़ी तो मजदूरों की आय के वास्तविक मूल्य में भारी कमी आ गई। अब उन्हें वेतन तो पहले जितना मिलता था, लेकिन उससे वे पहले जितनी चीज़ें नहीं खरीद सकते थे। मजदूरों की आमदनी भी सिर्फ वेतन दर पर ही निर्भर नहीं होती थी। रोजगार की अवधि भी बहुत महत्वपूर्ण थी। मजदूरों की औसत दैनिक आय इससे तय होती थी कि उन्होंने कितने दिन काम किया है। 19वीं सदी के मध्य में सबसे अच्छे हालात में भी लगभग 10% शहरी आबादी निहायत गरीब थी। 1830 के दशक में आई आर्थिक मंदी जैसे दौरों में बेरोजगारी की संख्या विभिन्न क्षेत्रों में 35 से 75% तक पहुंच जाती थी। बेरोजगारी की आशंका के कारण मजदूर नई प्रौद्योगिकी से चिढ़ते थे। जब ऊन उद्योग में स्पिनिंग जेनी मशीन का इस्तेमाल शुरू किया गया तो हाथ से ऊन काटने वाली औरतें इस तरह की मशीनों पर हमला करने लगीं। जेनी के इस्तेमाल पर यह टकराव लंबे समय तक चलता रहा। 1840 के दशक के बाद शहरों में निर्माण की गतिविधियां तेजी से बढ़ी। लोगों के लिए नए रोजगार पैदा हुए। सड़कों को चौड़ा किया गया। नए रेलवे स्टेशन बने। रेलवे लाइनों का विस्तार किया गया। सुरंगें बनाई गई। निकासी और सीवर व्यवस्था बिछाई गई। नदियों के तटबंध बनाए गए। परिवहन उद्योग में काम करने वालों की संख्या 1840 के दशक में दोगुना और अगले 30 सालों में एक बार फिर से दोगुना हो गई।
चित्र 10 बेघर और भूखे सैमुअल ल्यूक फिल्डेस की पेंटिंग 1874। इस पेंटिंग में दर्शाया गया है कि लंदन में बेघर लोग एक काम घर वर्क हाउस में रात भर ठहरने के टिकट के लिए अर्जी दे रहे हैं। ये आश्रय स्थल बेसहारा सड़कों पर रहने वाले आवाराओं और यहाँ वहाँ भटकते लोगों के लिए गरीब कानून आयुक्त की देखरेख में चलाए जाते थे। इन वर्क हाउसों में रहना जिल्लत की बात थी। हरेक की डॉक्टरी जांच करके ये पता लगाया जाता था कि व्यक्ति बीमार तो नहीं है, उनका शरीर पूरी तरह साफ है या नहीं, और उनके कपड़े मैले तो नहीं हैं। उन्हें कठोर परिश्रम भी करना पड़ता था। स्पिनिंग जेनी टी.ई. निकलसन द्वारा बनाया गया रेखाचित्र 1835। ध्यान से देखिए कि एक ही पहिए से कितनी सारी तकलियां घूमने लगती थीं। एक मजिस्ट्रेट ने 1790 में एक ऐसी घटना के बारे में बताया जिसमें उसे मजदूरों के हमले से निर्माता की संपत्ति की रक्षा के लिए बुलाया गया था। कोयला मजदूरों और उनकी बीवियों के गिरोह की परेशानी के कारण, क्योंकि उनकी बीवियों का काम स्पिनिंग इंजन के कारण छिन गया था। शुरू में वे बड़े अड़ियल ढंग से आगे बढ़े। उन उत्पादन में अभी अपनाई गई मशीनों को वे टुकड़े टुकड़े कर देना चाहते थे, क्योंकि उनकी वजह से शारीरिक श्रम की मांग घटने वाली थी। औरतों ने हंगामा मचाया हुआ था। आदमियों को समझाना आसान था, इसलिए कुछ खींचतान के बाद उन्हें शांतिपूर्वक घर जाने के लिए तैयार कर लिया गया। J.L. हैमंड एवं बी. हैमंड द स्किल्ड लेबरर 1760 से 1882 मैक्सिम बर्ग द एज ऑफ मैन्युफैक्चर्स में उद्धृत। चर्चा करें। चित्र 3, 7 और 11 को देखिए, इसके बाद स्रोत ख को दोबारा पढ़िए। अब बताइए कि बहुत सारे मजदूर स्पिनिंग जेनी के इस्तेमाल का विरोध क्यों कर रहे थे। मध्य लंदन में निर्माणाधीन एक उथला भूमिगत रेलवे स्टेशन। इलस्ट्रेटेड टाइम्स 1868। 1805 के दशक से पूरे लंदन में रेलवे स्टेशन बनने लगे थे। इसका मतलब था कि सुरंगें बनाने, बल्लियों की पाड़ लगाने, ईंट और लोहे का काम करने के लिए बहुत सारे मजदूरों की जरूरत थी। रोजगार चाहने वाले एक निर्माण स्थल से दूसरे निर्माण स्थल तक जाते रहते थे। नए शब्द। स्पिनिंग जेनी जेम्स हरग्रीव्ज द्वारा 1764 में बनाई गई इस मशीन ने कताई की प्रक्रिया तेज कर दी और मजदूरों की मांग घटा दी। एक ही पहिया घुमाने वाला एक मजदूर बहुत सारी तकलियों को घुमा देता था और एक साथ कई धागे बनने लगते थे। उपनिवेशों में औद्योगिकरण। आइए अब भारत पर नज़र डालें और देखें कि एक उपनिवेश का औद्योगिकरण कैसे होता है। यहाँ भी हम कारखाना उद्योग के साथ साथ गैर मशीनी क्षेत्र पर भी ध्यान देंगे। हमारा अध्ययन मुख्य रूप से कपड़ा उद्योग तक ही सीमित रहेगा। भारतीय कपड़े का युग। मशीन उद्योगों के युग से पहले अंतर्राष्ट्रीय कपड़ा बाजार में भारत के रेशमी और सूती उत्पादों का ही दबदबा रहता था। बहुत सारे देशों में मोटा कपास पैदा होता था, लेकिन भारत में पैदा होने वाले कपास महीन किस्म का था। आर्मीनियन और फारसी सौदागर पंजाब से अफगानिस्तान, पूर्वी फारस और मध्य एशिया के रास्ते यहाँ की चीज़ें लेकर जाते थे। यहाँ के बने
महीन कपड़ों के थान ऊँटों की पीठ पर लादकर पश्चिमोत्तर सीमा से पहाड़ी दर्रों और रेगिस्तानों के पार ले जाए जाते थे। मुख्य पूर्व औपनिवेशिक बंदरगाहों से फलता फूलता समुद्री व्यापार चलता था। गुजरात के तट पर स्थित सूरत बंदरगाह के जरिए भारत खाड़ी और लाल सागर के बंदरगाहों से जुड़ा हुआ था। कोरोमंडल तट पर मछलीपट्टनम और बंगाल में हुगली के मध्य से भी दक्षिण पूर्वी एशियाई बंदरगाहों के साथ खूब व्यापार चलता था। निर्यात व्यापार के इस नेटवर्क में बहुत सारे भारतीय व्यापारी और बैंकर सक्रिय थे। वे उत्पादन में पैसा लगाते थे, चीज़ों को लेकर जाते थे और निर्यातकों को पहुंचाते थे। माल भेजने वाले आपूर्ति सौदागरों के जरिए बंदरगाह नगर देश के भीतरी इलाकों से जुड़े हुए थे। ये सौदागर बुनकरों को पेशगी देते थे, बुनकरों से तैयार कपड़ा खरीदते थे और उसे बंदरगाहों तक पहुंचाते थे। बंदरगाह पर बड़े जहाज मालिक और निर्यात व्यापारियों के दलाल कीमत पर मेल भाव करते थे और आपूर्ति सौदागरों से माल खरीद लेते थे। 1750 के दशक तक भारतीय सौदागरों के नियंत्रण वाला यह नेटवर्क टूटने लगा था। यूरोपीय कंपनियों की ताकत बढ़ती जा रही थी। पहले उन्होंने स्थानीय दरबारों से कई तरह की रियायतें हासिल की और उसके बाद उन्होंने व्यापार पर इजारेदारी अधिकार प्राप्त कर लिए। इससे सूरत व हुगली दोनों पुराने बंदरगाह कमज़ोर पड़ गए। इन बंदरगाहों से होने वाले निर्यात में नाटकीय कमी आई। पहले जिस कर्जे से व्यापार चलता था वह खत्म होने लगा। धीरे धीरे स्थानीय बैंकर दिवालिया हो गए। 17वीं सदी के आखिरी सालों में सूरत बंदरगाह से होने वाले व्यापार का कुल मूल्य 1.6 करोड़ रुपए था। 1740 के दशक तक यह गिरकर केवल 30 लाख रुपए रह गया था। सूरत व हुगली कमज़ोर पड़ रहे थे और बम्बई व कलकत्ता की स्थिति सुधर रही थी। पुराने बंदरगाहों की जगह नए बंदरगाहों का बढ़ता महत्व औपनिवेशिक सत्ता की बढ़ती ताकत का संकेत था। नए बंदरगाहों के जरिए होने वाला व्यापार यूरोपीय कंपनियों के नियंत्रण में था और यूरोपीय जहाज़ों के जरिए होता था। बहुत सारे पुराने व्यापारी घराने ढह चुके थे। जो बचे रहना चाहते थे उनके पास भी यूरोपीय व्यापारी के कंपनियों के नियंत्रण वाले नेटवर्क में काम करने के अलावा कोई चारा नहीं था। इन बदलावों ने बुनकरों व अन्य कारीगरों की जिंदगी को किस तरह प्रभावित किया? गतिविधि। एशिया के मानचित्र पर भारत से मध्य एशिया, पश्चिमी एशिया और दक्षिण पूर्व एशिया के साथ होने वाले कपड़ा व्यापार के समुद्री और सड़क संपर्कों को चिह्नित कीजिए। सूरत में एक इंग्लिश फैक्ट्री। 17वीं सदी का चित्र। काम पर लगा एक बुनकर। गुजरात। बुनकरों का क्या हुआ? 1760 के दशक के बाद ईस्ट इंडिया कंपनी की सत्ता के सुदृढ़ीकरण की शुरुआत में भारत के कपड़ा निर्यात में गिरावट नहीं आई। ब्रिटिश कपास उद्योग अभी फैलना शुरू नहीं हुआ था और यूरोप में बारीक भारतीय कपड़ों की भारी मांग थी। इसलिए कंपनी भी भारत से होने वाले कपड़े के निर्यात को ही और फैलाना चाहती थी। 1760 और 1770 के दशकों में बंगाल और कर्नाटक में राजनीतिक सत्ता स्थापित करने से पहले ईस्ट इंडिया कंपनी को निर्यात के लिए लगातार सप्लाई आसानी से नहीं मिल पाती थी। बुने हुए कपड़े को हासिल करने के लिए फ्रांसीसी, डच और पुर्तगालियों के साथ साथ स्थानीय व्यापारी भी होड़ में रहते थे। इस प्रकार बुनकर और आपूर्ति सौदागर खूब मोलभाव करते थे और अपना माल सबसे ऊंची बोली लगाने वाले खरीदार को ही बेचते थे। लंदन भेजे गए अपने पत्र में कंपनी के अफसरों ने आपूर्ति में मुश्किल और ऊंचे दामों का बार बार जिक्र किया है।
लेकिन एक बार ईस्ट इंडिया कंपनी की राजनीतिक सत्ता स्थापित हो जाने के बाद कंपनी व्यापार पर अपने एकाधिकार का दावा कर सकती थी। फलस्वरूप उसने प्रतिस्पर्धा खत्म करने, लागतों पर अंकुश रखने और कपास व रेशम से बनी चीज़ों की नियमित आपूर्ति सुनिश्चित करने के लिए प्रबंधन और नियंत्रण की एक नई व्यवस्था लागू कर दी। यह काम कई चरणों में किया गया। पहला, कंपनी ने कपड़ा व्यापार में सक्रिय व्यापारियों और दलालों को खत्म करने तथा बुनकरों पर ज़्यादा प्रत्यक्ष नियंत्रण स्थापित करने की कोशिश की। कंपनी ने बुनकरों पर निगरानी रखने, माल इकट्ठा करने और कपड़ों की गुणवत्ता जांचने के लिए वेतनभोगी कर्मचारी तैनात कर दिए, जिन्हें गुमास्ता कहा जाता था। दूसरा, कंपनी को माल बेचने वाले बुनकरों को अन्य खरीदारों के साथ कारोबार करने पर पाबंदी लगा दी गई। इसके लिए उन्हें पेशगी रकम दी जाती थी। एक बार काम का ऑर्डर मिलने पर बुनकरों को कच्चा माल खरीदने के लिए कर्जा दे दिया जाता था। जो कर्जा लेते थे उन्हें अपना बनाया हुआ कपड़ा गुमास्ता को ही देना पड़ता था। उसे वे किसी और व्यापारी को नहीं बेच सकते थे। जैसे जैसे कर्जे मिलते गए और महीन कपड़े की मांग बढ़ने लगी, ज़्यादा कमाई की आस में बुनकर पेशगी स्वीकार करने लगे। बहुत सारे बुनकरों के पास ज़मीन के छोटे छोटे पट्टे थे, जिन पर वे खेती करते थे और अपने परिवार की ज़रूरतें पूरी कर लेते थे। अब वे इस ज़मीन को भाड़े पर देकर पूरा समय बुनकरी में लगाने लगे। अब पूरा परिवार यही काम करने लगा। बच्चे व औरतें सभी कुछ न कुछ काम करते थे। लेकिन जल्दी ही बहुत सारे बुनकर गांवों में बुनकरों और गुमास्तों के बीच टकराव की खबरें आने लगीं। इससे पहले आपूर्ति सौदागर अक्सर बुनकर गांव में ही रहते थे और बुनकरों से उनके नज़दीकी ताल्लुकात होते थे। वे बुनकरों की ज़रूरतों का ख्याल रखते थे और संकट के समय उनकी मदद करते थे। नए गुमास्ता बाहर के लोग थे। उनका गांव से पुराना सामाजिक संबंध नहीं था। वे दंभपूर्ण व्यवहार करते थे, सिपाहियों व चपरासियों को लेकर आते थे और माल समय पर तैयार न होने की स्थिति में बुनकरों को सजा देते थे। सजा के तौर पर बुनकरों को अक्सर पीटा जाता था और कोड़े बरसाए जाते थे। अब बुनकर न तो दाम पर मोल भाव कर सकते थे और न ही किसी और को माल बेच सकते थे। उन्हें कंपनी से जो कीमत मिलती थी वह बहुत कम थी, पर वे कर्जों की वजह से कंपनी से बंधे हुए थे। कर्नाटक और बंगाल में बहुत सारे स्थानों पर बुनकर गांव छोड़कर चले गए। वे अपने रिश्तेदारों के यहाँ किसी और गांव में करघा लगा लेते थे। कई स्थानों पर कंपनी और उसके अफसरों का विरोध करते हुए गांव के व्यापारियों के साथ मिलकर बुनकरों ने बगावत कर दी। कुछ समय बाद बहुत सारे बुनकर कर्जा लौटाने से इनकार करने लगे। उन्होंने करघे बंद कर दिए और खेती में मजदूरी करने लगे। 19वीं सदी आते आते कपास बुनकरों के सामने नई समस्याएं पैदा हो गईं। स्रोत पटना के आयुक्त ने लिखा, ऐसा लगता है कि 20 साल पहले जहानाबाद और बिहार में कपड़ों का बड़े पैमाने पर उत्पादन होता था। जहानाबाद में यह बिल्कुल बंद हो गया है, जबकि बिहार में बहुत कम उत्पादन होता है। यह मैनचेस्टर में बनी सस्ती और टिकाऊ वस्तुओं का परिणाम है, जिनसे स्थानीय निर्माता प्रतिस्पर्धा नहीं कर सकते। जे कृष्णमूर्ति, द इंडस्ट्रियलाइजेशन ऑफ गैंगेटिक बिहार ड्यूरिंग द 19th century, द इंडियन इकोनॉमिक एंड सोशल हिस्ट्री रिव्यू 1985 में उद्धृत। स्रोत सेंसस रिपोर्ट ऑफ सेंट्रल प्रोविंसेस में बुनकरों के कोष्टी समुदाय के बारे में कहा गया था। भारत के अन्य भागों में महीन कपड़ा बनाने वाले बुनकरों की तरह कोष्टियों का भी बुरा समय चल रहा है। वे मैनचेस्टर से इतनी भारी तादाद में आने वाली आकर्षक चीज़ों का मुकाबला नहीं कर पा रहे हैं। हाल के सालों में वे बड़ी संख्या में यहाँ से जाने लगे हैं। वे मुख्य रूप से बिहार का रुख कर रहे हैं, जहाँ दिहाड़ी मजदूर के तौर पर उन्हें रोजी रोटी मिल जाती है।
सेंसस रिपोर्ट ऑफ सेंट्रल प्रोविंसेज 1872, सुमित गुहा द हैंडलूम इंडस्ट्री इन सेंट्रल इंडिया 1825 है। 1990 द इंडियन इकोनॉमिक एंड सोशल हिस्ट्री रिव्यू 1989 में उद्धृत। भारत में मैनचेस्टर का आना। 1772 में ईस्ट इंडिया कंपनी के अफसर हेनरी पतुलो ने कहा था कि भारतीय कपड़े की मांग कभी कम नहीं हो सकती, क्योंकि दुनिया के किसी और देश में इतना अच्छा माल नहीं बनता। लेकिन हम देखते हैं कि 19वीं सदी की शुरुआत में भारत के कपड़ा निर्यात में गिरावट आने लगी, जो लंबे समय तक जारी रही। 1811 से 12 में सूती माल का हिस्सा कुल निर्यात में 33% था। 1850 से 51 में यह मात्र 3% रह गया था। ऐसा क्यों हुआ? उसके निहितार्थ क्या थे? जब इंग्लैंड में कपास उद्योग विकसित हुआ तो वहाँ के उद्योगपति दूसरे देशों से आने वाले आयात को लेकर परेशान दिखाई देने लगे। उन्होंने सरकार पर दबाव डाला कि वह आयातित कपड़े पर आयात शुल्क वसूल करे, जिससे मैनचेस्टर में बने कपड़े बाहरी प्रतिस्पर्धा के बिना इंग्लैंड में आराम से बिक सकें। दूसरी तरफ उन्होंने ईस्ट इंडिया कंपनी पर दबाव डाला कि वह ब्रिटिश कपड़ों को भारतीय बाज़ारों में भी बेचें। 19वीं सदी की शुरुआत में ब्रिटेन के वस्त्र उत्पादों के निर्यात में नाटकीय वृद्धि हुई। 18वीं सदी के आखिर में भारत में उत्पादों को न के बराबर निर्यात होता था। 1850 तक आते आते सूती का आयात भारतीय आयात में 31% हो चुका था। 1870 तक यह आंकड़ा 50% से ऊपर चला गया। इस प्रकार भारत में कपड़ा बुनकरों के सामने एक साथ दो समस्याएं थीं। उनका निर्यात बाजार ढह रहा था और स्थानीय बाजार सिकुड़ने लगा था। चित्र 15 बॉम्बे हार्बर 18वीं सदी के आखिर का चित्र। बम्बई और कलकत्ता 1780 के दशक से व्यापारिक बंदरगाहों के रूप में विकसित होने लगे थे। यह पुरानी व्यापारिक व्यवस्था के पतन और औपनिवेशिक अर्थव्यवस्था के विकास का समय था। स्थानीय बाजार में मैनचेस्टर के आयातित मालों की भरमार थी। कम लागत पर मशीनों से बनने वाले आयातित कपास उत्पाद इतने सस्ते थे कि बुनकर उनका मुकाबला नहीं कर सकते थे। 1850 के दशक तक देश के ज़्यादातर बुनकर इलाकों में गिरावट और बेकारी के ही किस्सों की भरमार थी। 1860 के दशक में बुनकरों के सामने नई समस्या खड़ी हो गई। उन्हें अच्छी कपास नहीं मिल पा रही थी। जब अमेरिकी गृह युद्ध शुरू हुआ और अमेरिका के कपास की आमद बंद हो गई तो ब्रिटेन भारत से कच्चा माल मंगाने लगा। भारत से कच्चे कपास के निर्यात में इस वृद्धि से उसकी कीमत आसमान छूने लगी। भारतीय बुनकरों को कच्चे माल के लाले पड़ गए। उन्हें मनमानी कीमत पर कच्ची कपास खरीदनी पड़ती थी। ऐसी सूरत में बुनकरी के सहारे पेट पालना संभव नहीं था। 19वीं सदी के आखिर में बुनकरों और कारीगरों के सामने एक और समस्या आ गई। अब भारतीय कारखानों में उत्पादन होने लगा और बाजार मशीनों की बनी चीज़ों से पट गया था। ऐसे में बुनकर उद्योग किस तरह कायम रह सकता था? फैक्ट्रियों का आना। बम्बई में पहली कपड़ा मिल 1854 में लगी और 2 साल बाद उसमें उत्पादन होने लगा। 1862 तक वहाँ ऐसी 4 मिलें काम कर रही थीं।
उनमें 94,000 तकलियाँ और 2150 करघे थे। उसी समय बंगाल में जूट मिलें खुलने लगीं। वहाँ देश की पहली जूट मिल 1855 में और दूसरी 7 साल बाद 1862 में चालू हुई। उत्तरी भारत में एल्गिन मिल 1860 के दशक में कानपुर में खुली। इसके साल भर बाद अहमदाबाद की पहली कपड़ा मिल भी चालू हो गई। 1874 में मद्रास में भी पहली कताई और बुनाई मिल खुल गई। ये उद्योग कौन लगा रहा था, उनके लिए पूंजी कहाँ से आ रही थी, मिलों में काम करने वाले कौन थे? चित्र 16 जमशेदजी जीजी भोये। जीजी भोये एक पारसी बुनकर के बेटे थे। अपने समय के बहुत सारे लोगों की तरह उन्होंने भी चीन के साथ व्यापार और जहाजरानी का काम किया था। उनके पास जहाज़ों का एक विशाल बेड़ा था। अंग्रेज और अमेरिकी जहाज कंपनियों के साथ प्रतिस्पर्धा के कारण 1850 के दशक तक उन्हें सारे जहाज बेचने पड़े। प्रारंभिक उद्यमी। देश के विभिन्न भागों में तरह तरह के लोग उद्योग लगा रहे थे। आइए देखें ये कौन लोग थे। बहुत सारे व्यावसायिक समूहों का इतिहास चीन के साथ व्यापार के ज़माने से चला आ रहा था। जैसा कि पिछले साल की किताब में आपने पढ़ा था, 18वीं सदी के आखिर से ही अंग्रेज भारतीय अफीम का चीन को निर्यात करने लगे थे। उसके बदले में वे चीन से चाय खरीदते थे जो इंग्लैंड जाती थी। इस व्यापार में बहुत सारे भारतीय कारोबारी सहायक की हैसियत में पहुंच गए थे। वे पैसा उपलब्ध कराते थे, आपूर्ति सुनिश्चित करते थे और माल को जहाज़ों में लाद कर रवाना करते थे। व्यापार से पैसा कमाने के बाद उनमें से कुछ व्यवसायी भारत में औद्योगिक उद्यम स्थापित करना चाहते थे। बंगाल में द्वारका नाथ टैगोर ने चीन के साथ व्यापार में खूब पैसा कमाया और वे उद्योगों में निवेश करने लगे। 1830 से 40 के दशकों में उन्होंने 6 संयुक्त उद्यम कंपनियां लगा ली थीं। 1840 के दशक में आए व्यापक व्यावसायिक संकटों में औरों के साथ साथ टैगोर के उद्यम भी बैठ गए। लेकिन 19वीं सदी में चीन के साथ व्यापार करने वाले बहुत सारे व्यवसायी सफल उद्योगपति भी साबित हुए। बम्बई में डिन पेटिट और आगे चलकर देश में विशाल औद्योगिक साम्राज्य स्थापित करने वाले जमशेदजी नुसरवानजी टाटा जैसे पारसियों ने आंशिक रूप से चीन को निर्यात करके और आंशिक रूप से इंग्लैंड को कच्ची कपास निर्यात करके पैसा कमा लिया था। 1917 में कलकत्ता में देश की पहली जूट मिल लगाने वाले मारवाड़ी व्यवसायी सेठ हुकुमचंद ने भी चीन के साथ व्यापार किया था। यही काम प्रसिद्ध उद्योगपति जीडी बिड़ला के पिता और दादा ने किया। द्वारका नाथ टैगोर का विश्वास था कि भारत पश्चिमीकरण और औद्योगिकरण के रास्ते पर चलकर ही विकास कर सकता है। उन्होंने जहाजरानी, जहाज निर्माण, खनन, बैंकिंग, बागान और बीमा क्षेत्र में निवेश किया था। साझेदारों की टोली। जे.एन. टाटा, आर.डी. टाटा, सर आर.जे. टाटा और सर डी.जे. टाटा। 1912 में जे.एन. टाटा ने जमशेदपुर में भारत का पहला लौह एवं इस्पात संयंत्र स्थापित किया। भारत में लौह एवं इस्पात उद्योग कपड़ा उद्योग के काफ़ी बाद शुरू हुआ। औपनिवेशिक भारत में औद्योगिक मशीनरी, रेलवे और लोकोमोटिव का ज़्यादातर आयात ही किया जाता था। इसलिए स्वतंत्रता मिलने तक भारी उद्योग कोई खास आगे नहीं बढ़ सकता था।
मजदूर कहाँ से आए? फैक्ट्रियाँ होंगी तो मजदूर भी होंगे। फैक्ट्रियों के विस्तार से मजदूरों की मांग बढ़ने लगी। 1901 में भारतीय फैक्ट्रियों में 5,84,000 मजदूर काम करते थे। 1946 तक यह संख्या बढ़कर 24,36,000 हो चुकी थी। ये मजदूर कहाँ से आए? ज़्यादातर औद्योगिक इलाकों में मजदूर आसपास के जिलों से आते थे। जिन किसानों कारीगरों को गांव में काम नहीं मिलता था, वे औद्योगिक केंद्रों की तरफ जाने लगते थे। 1911 में बम्बई के सूती कपड़ा उद्योग में काम करने वाले 50% से ज़्यादा मजदूर पास के रत्नागिरी जिले से आए थे। कानपुर की मिलों में काम करने वाले ज़्यादातर कानपुर जिले के ही गांव से आते थे। मिल मजदूर बीच बीच में अपने गांव जाते रहते थे। वे फसलों की कटाई व त्योहारों के समय गांव लौट जाते थे। बाद में जब नए कामों की खबर फैली तो दूर दूर से भी लोग आने लगे। उदाहरण के लिए संयुक्त प्रांत के लोग बम्बई के कपड़ा मिलों और कलकत्ता के जूट मिलों में काम करने के लिए पहुंच रहे थे। नौकरी पाना हमेशा मुश्किल था। हालांकि मिलों की संख्या बढ़ती जा रही थी और मजदूरों की मांग भी बढ़ रही थी, लेकिन रोजगार चाहने वालों की संख्या रोजगारों के मुकाबले हमेशा ज़्यादा रहती थी। मिलों में प्रवेश भी निषिद्ध था। उद्योगपति नए मजदूरों की भर्ती के लिए प्रायः एक जाबर रखते थे। जाबर कोई पुराना और विश्वस्त कर्मचारी होता था। वह अपने गांव से लोगों को लाता था, उन्हें काम का भरोसा देता था, उन्हें शहर में जमने के लिए मदद देता था और मुसीबत में पैसे से मदद करता था। इस प्रकार जाबर ताकतवर और मजबूत व्यक्ति बन गया था। बाद में जाबर मदद के बदले पैसे व तोहफों की मांग करने लगे और मजदूरों की जिंदगी को नियंत्रित करने लगे। समय के साथ फैक्ट्री मजदूरों की संख्या बढ़ने लगी, लेकिन जैसा कि आप देखेंगे, कुल औद्योगिक श्रम शक्ति में उनका अनुपात बहुत छोटा था। चित्र 19 बम्बई के एक मिल के युवा कामगार। 20वीं सदी की शुरुआत। जब मजदूर गांव जाते थे तो अच्छे कपड़े पहनने की कोशिश करते थे। मुख्य जाबर। इस चित्र में देखिए कि उसका अंदाज और उसके कपड़ों से जाबर की सत्ता का पता चलता है। स्रोत अंगा। बम्बई के एक मिल मजदूर बसंत पारकर ने कहा, मजदूर अपने बेटों को मिल में काम पर रखवाने के लिए जाबर को पैसा देते थे। मिल मजदूर शारीरिक और भावनात्मक रूप से उसके गांव से गहरे तौर पर जुड़े होते थे। वह गांव जाकर फसलों की कटाई करता था। कोंकणी लोग धान काटने और घाटी यानी गन्ना काटने गांव में जाते थे। यह एक स्वीकृत व्यवस्था थी जिसके लिए मिल वाले छुट्टी दे देते थे। मीना मेनन एवं नीरा अदरकर 100 years 100 वॉइसेस 2004। नए शब्द। जाबर, इन्हें अलग अलग इलाकों में सरदार या मिस्त्री आदि भी कहते थे। स्रोत च। भाई भोंसले बम्बई के ट्रेड यूनियन कार्यकर्ता थे। 1930 से 40 के दशकों के बिताए अपने बचपन को उन्होंने इस प्रकार याद किया। उस जमाने में 10 घंटे की शिफ्ट होती थी। शाम 5 बजे से सुबह 3 बजे तक काम के सबसे भयानक घंटे। मेरे पिताजी ने 35 साल नौकरी की, उन्हें दमा जैसी बीमारी हो गई और वे काम करने से लाचार हो गए। इसके बाद मेरे पिताजी वापस गांव चले गए। मीना मेनन एवं नीरा अदरकर 100 years 100 वॉइसेस 2004। चित्र 21 अहमदाबाद के एक मिल में कताई में लगी मजदूर औरतें। औरतें मुख्य रूप से कताई विभाग में ही काम करती थीं। औद्योगिक विकास का अनूठापन। भारत में औद्योगिक उत्पादन पर वर्चस्व रखने वाली यूरोपीय प्रबंधकीय
एजेंसियों की कुछ खास तरह के उत्पादों में ही दिलचस्पी थी। उन्होंने औपनिवेशिक सरकार से सस्ती कीमत पर जमीन लेकर चाय व कॉफ़ी के बागान लगाए और खनन, नील व जूट व्यवसाय में पैसे का निवेश किया। इनमें से ज़्यादातर ऐसे उत्पाद थे जिनकी भारत में बिक्री के लिए नहीं बल्कि मुख्य रूप से निर्यात के लिए आवश्यकता थी। 19वीं सदी के आखिर में जब भारतीय व्यवसायी उद्योग लगाने लगे तो उन्होंने भारतीय बाजार में मैनचेस्टर की बनी चीज़ों से प्रतिस्पर्धा नहीं की। भारत आने वाले ब्रिटिश मालों में धागा बहुत अच्छा नहीं था, इसलिए भारत के शुरुआती सूती मिलों में कपड़े की बजाय मोटे सूती धागे ही बनाए जाते थे। जब धागे का आयात किया जाता था तो हमेशा बेहतर किस्म का होता था। भारतीय कताई मिलों में बनने वाले धागे का भारत के हथकरघा बुनकर इस्तेमाल करते थे या उन्हें चीन को निर्यात कर दिया जाता था। 20वीं सदी के पहले दशक तक भारत में औद्योगिकरण का ढर्रा कई बदलावों की चपेट में आ चुका था। स्वदेशी आंदोलन को गति मिलने से राष्ट्रवादियों ने लोगों को विदेशी कपड़े के बहिष्कार के लिए प्रेरित किया। औद्योगिक समूह अपने सामूहिक हितों की रक्षा के लिए संगठित हो गए और उन्होंने आयात शुल्क बढ़ाने तथा अन्य रियायतें देने के लिए सरकार पर दबाव डाला। 1906 के बाद चीन भेजे जाने वाले भारतीय धागे के निर्यात में भी कमी आने लगी थी। चीनी बाजारों में चीन और जापान की मिलों के उत्पाद छा गए थे। फलस्वरूप भारत के उद्योगपति धागे की बजाय कपड़ा बनाने लगे। 1900 से 1912 के भारत में सूती कपड़े का उत्पादन दोगुना हो गया। पहले विश्व युद्ध तक औद्योगिक विकास धीमा रहा। युद्ध ने एक बिल्कुल नई स्थिति पैदा कर दी थी। ब्रिटिश कारखाने सेना की ज़रूरतों को पूरा करने के लिए युद्ध संबंधी उत्पादन में व्यस्त थे। इसलिए भारत में मैनचेस्टर के माल का आयात कम हो गया। भारतीय बाजारों को रातों रात एक विशाल देशी बाजार मिल गया। युद्ध लंबा खिंचा तो भारतीय कारखानों में भी फौज के लिए जूट की बोरियां, फौजियों के लिए वर्दी के कपड़े, टेंट और चमड़े के जूते, घोड़े व खच्चर की जीन तथा बहुत सारे अन्य सामान बनने लगे। नए कारखाने लगाए गए। पुराने कारखाने कई पालियों में चलने लगे। बहुत सारे नए मजदूरों को काम पर रखा गया और हरेक को पहले से भी ज़्यादा समय तक काम करना पड़ता था। युद्ध के दौरान औद्योगिक उत्पादन तेज़ी से बढ़ा। युद्ध के बाद भारतीय बाजार में मैनचेस्टर को पहले वाली हैसियत कभी हासिल नहीं हो पाई। आधुनिकीकरण न कर पाने और अमेरिका, जर्मनी व जापान के मुकाबले कमज़ोर पड़ जाने के कारण ब्रिटेन की अर्थव्यवस्था चरमरा गई थी। कपास का उत्पादन बहुत कम रह गया था और ब्रिटेन से होने वाले सूती कपड़े के निर्यात में ज़बरदस्त गिरावट आई। उपनिवेशों में विदेशी उत्पादों को हटाकर स्थानीय उद्योगपतियों ने घरेलू बाजारों पर कब्जा कर लिया और धीरे धीरे अपनी स्थिति मजबूत बना ली। चित्र 22 मद्रास चैम्बर ऑफ कॉमर्स का पहला दफ्तर। 19वीं सदी के आखिर तक देश के विभिन्न क्षेत्रों के व्यवसायी मिलकर चैम्बर ऑफ कॉमर्स बनाने लगे थे ताकि सही तरह से व्यवसाय कर सकें और सामूहिक चिंता के मुद्दों पर फैसला ले सकें। लघु उद्योगों की बहुतायत। हालांकि युद्ध के बाद फैक्ट्री उद्योगों में लगातार इजाफा हुआ, लेकिन अर्थव्यवस्था में विशाल उद्योगों का हिस्सा बहुत छोटा था। उनमें से ज़्यादातर 1911 में 67% बंगाल और बम्बई में स्थित थे। बाकी पूरे देश में छोटे स्तर के उत्पादन का ही दबदबा रहा। पंजीकृत फैक्ट्रियों में कुल औद्योगिक श्रम शक्ति का बहुत छोटा हिस्सा ही काम करता था। यह संख्या 1911 में 5% और 1931 में 10% थी।
बाकी मजदूर गली मोहल्लों में स्थित छोटी छोटी वर्कशॉप और घरेलू इकाइयों में काम करते थे। कुछ मामलों में तो 20वीं सदी के दौरान हाथ से होने वाले उत्पादन में दरअसल इजाफा हुआ था। यह बात हथकरघा क्षेत्र के बारे में भी सही है, जिसकी हमने पीछे चर्चा की थी। सस्ते मशीन निर्मित धागे ने 19वीं सदी में कताई उद्योग को तो खत्म कर दिया था, लेकिन तमाम समस्याओं के बावजूद बुनकर अपना व्यवसाय किसी तरह चलाते रहे। 20वीं सदी में हथकरघों पर बने कपड़े के उत्पादन में लगातार सुधार हुआ। 1900 से 1940 के बीच यह 3 गुना हो चुका था। ऐसा क्यों हुआ? इसके पीछे आंशिक रूप से तकनीकी बदलावों का हाथ था। अगर लागत में बहुत ज़्यादा इजाफा न हो और उत्पादन बढ़ सकता हो तो हाथ से काम करने वालों को नई तकनीक अपनाने में कोई परेशानी नहीं होती। इसलिए 20वीं सदी के दूसरे दशक तक आते आते हम ऐसे बुनकरों को देखते हैं जो फ्लाई शटल वाले कार्गो का इस्तेमाल करते थे। इससे कामगारों की उत्पादन क्षमता बढ़ी, उत्पादन तेज हुआ और श्रम की मांग में कमी आई। 1941 तक भारत में 35% से ज़्यादा हथकरघों में फ्लाई शटल लगे होते थे। श्रावणकोर, मद्रास, मैसूर, कोचीन, बंगाल आदि क्षेत्रों में तो ऐसे हथकरघे 70 से 80% तक थे। इसके अलावा भी कई छोटे छोटे सुधार किए गए, जिनसे बुनकरों को अपनी उत्पादकता बढ़ाने और मिलों से मुकाबला करने में मदद मिली। मिलों के साथ प्रतिस्पर्धा का मुकाबला कर पाने के मामले में कुछ बुनकर औरों से बेहतर स्थिति में थे। बुनकरों में से कुछ मोटा कपड़ा बनाते थे, जबकि कुछ महीन किस्म के कपड़े बुनते थे। मोटे कपड़े को मुख्य रूप से गरीब ही खरीदते थे और उसकी मांग में भारी उतार चढ़ाव आते थे। खराब फसल और अकाल के समय जब ग्रामीण गरीबों के पास खाने को कुछ नहीं होता था और नगद आय के साधन खत्म हो जाते थे, तो वे कपड़ा नहीं खरीद सकते थे। बेहतर किस्म के कपड़े की मांग खाते पीते तबके में ज़्यादा थी, उसमें उतार चढ़ाव कम आते थे। जब गरीब भूखों मर रहे होते थे तब भी अमीर यह कपड़ा खरीद सकते थे। अकालों से बनारसी या बालूचरी साड़ियों की बिक्री का पर असर नहीं पड़ता था। वैसे भी जैसा कि आप देख चुके हैं कि मिल विशेष प्रकार की बुनाई की नकल नहीं कर सकते थे। बुने हुए बॉर्डर वाली साड़ियों या मद्रास की प्रसिद्ध लुंगियों की जगह ले लेना मिलों के लिए आसान नहीं था। ऐसा भी नहीं है कि 20वीं सदी में भी उत्पादन बढ़ाते जा रहे बुनकरों व अन्य दस्तकारों को हमेशा फ़ायदा ही हो रहा था। उनकी ज़िंदगी बहुत कठोर थी, उन्हें दिन रात काम करना पड़ता था। अक्सर पूरा परिवार, बच्चे, बूढ़े, औरतें उत्पादन के किसी न किसी काम में हाथ बढ़ाता था। लेकिन ये फैक्ट्रियों के युग में अतीत के अवशेष भर नहीं थे। उनका जीवन और श्रम औद्योगिकरण की प्रक्रिया का अभिन्न अंग थे। चित्र 23। हाथ से बुना कपड़ा। हाथ से बुने कपड़े की महीन डिजाइन की मिलों में नकल नहीं की जा सकती थी। नए शब्द फ्लाई शटल। यह रस्सियों और पुलियों के जरिए चलने वाला एक यांत्रिक औजार है जिसका बुनाई के लिए इस्तेमाल किया जाता है। यह क्षैतिज धागे ताना द वेफ्ट को लंबवत धागे बाना द वार्प में पिरो देती है। फ्लाई शटल के आविष्कार से बुनकरों को बड़े करके चलाना और चौड़े अरज का कपड़ा बनाने में काफ़ी मदद मिली। भारत में बड़े पैमाने के उद्योगों वाले इलाके 1931। चित्र में बने गोले विभिन्न क्षेत्रों में उद्योगों के आकार को इंगित करते हैं। पंजाब, संयुक्त प्रांत, बिहार, बंगाल, मध्य प्रांत, बम्बई, मद्रास। वस्तुओं के लिए बाजार। हम देख चुके हैं कि किस तरह ब्रिटिश निर्माताओं ने भारतीय बाजार पर कब्जे के लिए
कब्जे के लिए प्रयास किया और किस तरह भारतीय बुनकरों व दस्तकारों, व्यापारियों व उद्योगपतियों ने औपनिवेशिक नियंत्रण का विरोध किया, आयात शुल्क सुरक्षा के लिए मांग उठाई, अपने लिए जगह बनाई और अपने माल के बाजार को फैलाने का प्रयास किया। जब नई चीज़ें बनती हैं तो लोगों को उन्हें खरीदने के लिए प्रेरित भी करना पड़ता है। लोगों को लगना चाहिए कि उन्हें उस उत्पाद की ज़रूरत है। इसके लिए क्या किया गया? नए उपभोक्ता पैदा करने का एक तरीका विज्ञापनों का है। जैसा कि आप जानते हैं, विज्ञापन विभिन्न उत्पादों को ज़रूरी और वांछनीय बना लेते हैं। वे लोगों की सोच बदल देते हैं और नई ज़रूरतें पैदा कर देते हैं। आज हम एक ऐसी दुनिया में हैं जहां चारों तरफ विज्ञापन छाए हुए हैं। अखबारों, पत्रिकाओं, होर्डिंग्स, दीवारों, टेलीविज़न के पर्दे पर सब जगह विज्ञापन छाए हुए हैं। लेकिन अगर हम इतिहास में पीछे मुड़कर देखें तो पता चलता है कि औद्योगिकरण की शुरुआत से ही विज्ञापनों ने विभिन्न उत्पादों के बाजार को फैलाने में और एक नई उपभोक्ता संस्कृति रचने में अपनी भूमिका निभाई है। जब मैनचेस्टर के उद्योगपतियों ने भारत में कपड़ा बेचना शुरू किया तो वे कपड़े के बंडलों पर लेबल लगाते थे। लेबल का फ़ायदा यह होता था कि खरीदारों को कंपनी का नाम व उत्पादन की जगह पता चल जाती थी। लेबल ही चीज़ों की गुणवत्ता का प्रतीक भी था। जब किसी लेबल पर मोटे अक्षरों में मेड इन मैनचेस्टर लिखा दिखाई देता तो खरीदारों को कपड़ा खरीदने में किसी तरह का डर नहीं रहता था। चित्र 25 ग्राइप वाटर का कैलेंडर, एम.वी. धुरंधर का चित्र 1928। वुडवार्ड्स ग्रिप वाटर कीप्स बेबी वेल। बच्चों की चीज़ों का प्रचार करने के लिए बाल कृष्ण की छवि का सबसे ज़्यादा इस्तेमाल किया जाता था। चित्र 26 का मैनचेस्टर के लेबल 20वीं सदी का प्रारंभ। आयातित कपड़ों के लेबलों पर असंख्य भारतीय देवी देवताओं, कार्तिक, लक्ष्मी, सरस्वती को चित्रित किया जाता था, जो संबंधित वस्तु की गुणवत्ता को दर्शाने का प्रयास था। चित्र 26 का मैनचेस्टर के लेबल पर महाराजा रणजीत सिंह का चित्र। उत्पाद के प्रति सम्मान पैदा करने हेतु ऐतिहासिक व्यक्तित्व का इस्तेमाल किया जा रहा था। चित्र 26 का मैनचेस्टर के लेबल 20वीं सदी का प्रारंभ। आयातित कपड़ों के लेबलों पर असंख्य भारतीय देवी देवताओं, कार्तिक, लक्ष्मी, सरस्वती को चित्रित किया जाता था, जो संबंधित वस्तु की गुणवत्ता को दर्शाने का प्रयास था। चित्र 26 का मैनचेस्टर के लेबल पर महाराजा रणजीत सिंह का चित्र। उत्पाद के प्रति सम्मान पैदा करने हेतु ऐतिहासिक व्यक्तित्वों का इस्तेमाल किया जा रहा था। लेबलों पर सिर्फ शब्द और अक्षर ही नहीं होते थे, उन पर तस्वीरें भी बनी होती थी, जो अक्सर बहुत सुंदर होती थी। अगर हम पुराने लेबलों को देखें तो उनके निर्माताओं की सोच, उनके हिसाब किताब और लोगों को आकर्षित करने के उनके तरीकों का अंदाज़ा लगा सकते हैं। इन लेबलों पर भारतीय देवी देवताओं की तस्वीरें प्रायः होती थी। देवी देवताओं की तस्वीर के बहाने निर्माता ये दिखाने की कोशिश करते थे कि ईश्वर भी चाहता है कि लोग उस चीज़ को खरीदें। कृष्ण या सरस्वती की तस्वीरों का फ़ायदा ये होता था कि विदेशों में बनी चीज़ भी भारतीयों को जानी पहचानी सी लगती थी। 19वीं सदी के आखिर में निर्माता अपने उत्पादों को बेचने के लिए कैलेंडर छपवाने लगे थे। अखबारों और पत्रिकाओं को तो पढ़े लिखे लोग ही समझ सकते थे, लेकिन कैलेंडर उनको भी समझ में आ जाते थे जो पढ़ नहीं सकते थे। चाय की दुकानों, दफ्तरों व मध्यम वर्गीय घरों में ये कैलेंडर लटके रहते थे। जो इन कैलेंडरों को लगाते थे वे विज्ञापन को भी हर रोज़ पूरे साल देखते थे।
इन कैलेंडरों में भी नए उत्पादों को बेचने के लिए देवताओं की तस्वीर होती थी। देवताओं की तस्वीरों की तरह महत्वपूर्ण व्यक्तियों, सम्राटों व नवाबों की तस्वीरें भी विज्ञापनों व कैलेंडरों में खूब इस्तेमाल होती थी। इनका संदेश अक्सर यह होता था, अगर आप इस शाही व्यक्ति का सम्मान करते हैं तो इस उत्पाद का भी सम्मान कीजिए। अगर इस उत्पाद को राजा इस्तेमाल करते हैं या उसे शाही निर्देश से बनाया गया है तो उसकी गुणवत्ता पर सवाल खड़ा नहीं किया जा सकता। जब भारतीय निर्माताओं ने विज्ञापन बनाए तो उनमें राष्ट्रवादी संदेश साफ दिखाई देता था। इनका आशय यह था कि अगर आप राष्ट्र की परवाह करते हैं तो उन चीज़ों को खरीदिए जिन्हें भारतीयों ने बनाया है। ये विज्ञापन स्वदेशी के राष्ट्रवादी संदेश के वाहक बन गए थे। सनलाइट शॉप। सनलाइट साबुन का कैलेंडर 1934। यहाँ भगवान विष्णु आसमान से रोशनी लाते दिखाए गए हैं। ऊंचो माल, हिंद देवी, हिंदुस्तानमा बनेलो माल। एक भारतीय मिल में बने कपड़े का लेबल। इसमें एक देवी अहमदाबाद के मिल में बना कपड़ा दान कर रही हैं और लोगों से भारत में बने कपड़े के इस्तेमाल का आह्वान कर रही हैं। निष्कर्ष जाहिर है कि उद्योगों के बड़े बड़े प्रौद्योगिकी बदलाव आए हैं, फैक्ट्रियों का उदय हुआ है और नई औद्योगिक श्रमशक्ति अस्तित्व में आई है। लेकिन जैसा कि आपने देखा है कि इस युग में हाथ से बनने वाली चीज़ें और छोटे पैमाने का उत्पादन भी औद्योगिक भूदृश्य का एक महत्वपूर्ण हिस्सा रहा है। चित्र 1 और चित्र 2 को दोबारा देखिए। अब बताइए कि ये छवियाँ क्या दर्शाती हैं। संक्षेप में लिखें, निम्नलिखित की व्याख्या करें। ब्रिटेन की महिला कामगारों ने स्पिनिंग जेनी मशीन पर हमले किए। 17वीं शताब्दी में यूरोपीय शहरों के सौदागर गांवों में किसानों और कारीगरों से काम करवाने लगे। सूरत बंदरगाह 18वीं सदी के अंत तक हाशिए पर पहुंच गया था। ईस्ट इंडिया कंपनी ने भारत में बुनकरों पर निगरानी रखने के लिए गुमास्तों को नियुक्त किया था। प्रत्येक व्यक्ति के आगे सही या गलत लिखें। 19वीं सदी के आखिर में यूरोप की कुल श्रम शक्ति का 80% तकनीकी रूप से विकसित औद्योगिक क्षेत्र में काम कर रहा था। 18वीं सदी तक महीन कपड़े के अंतर्राष्ट्रीय बाजार पर भारत का दबदबा था। अमेरिकी गृह युद्ध के फलस्वरूप भारत के कपास निर्यात में कमी आई। फ्लाई शटल के आने से हथकरघा कामगारों की उत्पादकता में सुधार हुआ। पूर्व औद्योगिकरण का मतलब बताएं। 19वीं सदी के यूरोप में कुछ उद्योगपति मशीनों के बजाय हाथ से काम करने वाले श्रमिकों को प्रतिस्पर्धा क्यों देते थे। ईस्ट इंडिया कंपनी ने भारतीय बुनकरों से सूती और रेशमी कपड़े की नियमित आपूर्ति सुनिश्चित करने के लिए क्या किया। कल्पना कीजिए कि आपको ब्रिटेन तथा कपास के इतिहास के बारे में विश्वकोश एनसाइक्लोपीडिया के लिए लेख लिखने को कहा गया है। इस अध्याय में दी गई जानकारियों के आधार पर अपना लेख लिखिए। पहले विश्व युद्ध के समय भारत का औद्योगिक उत्पादन क्यों बढ़ा। अपने क्षेत्र में किसी एक उद्योग को चुनकर उसके इतिहास का पता लगाएं। उसकी प्रौद्योगिकी किस तरह बदली, उसमें मजदूर कहाँ से आते हैं, उसके उत्पादों का विज्ञापन और मार्केटिंग किस तरह किया जाता है। उस उद्योग के इतिहास के बारे में उसके मालिकों और उसमें काम करने वाले कुछ मजदूरों से बात करके देखिए। आज की क्लास का यह अध्याय यहीं समाप्त होता है। धन्यवाद।